हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर का क्लासिकल मैकेनिक्स वाले टॉपिक को कवर करेंगे, यूनिट्स को कवर करेंगे। इस यूनिट्स में टॉपिक क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या कर लिए हैं, कॉन्स्टेंट, टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। ओके, आइए हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। माय चैनल का नाम है कुश राज क्लासेज एंड माय नेम इज राजू शाह। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट को समझने से पहले हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है और कांस्टेंट क्या चीज होती है। दो पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। आफ्टर डेट आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर बहुत डिटेल जाना है तो वो डिटेल मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कवर कर रखा हूँ, आप लोग जा करके वहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉन्स्टेंट और टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ आपको। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दूंगा कांस्टेंट क्या चीज होती है, देन आफ्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आइए हम थोड़ा कांस्टेंट की बात करते हैं। CONSTRAIN कांस्टेंट। कांस्टेंट ये होता है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, कंडीशन होता है। क्या होता है बच्चों, कंडीशन हो गया, किसी चीज पर अप्लाई कर दिए, रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिए, RESTRICTION, रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिए, कंडीशन अप्लाई कर दिए। ठीक है, और इसको अगर कहें हिंदी में तो क्या होता है, बाधा हो गया, रुकावट हो गया। ठीक है, किसी तरह का। ठीक है, कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, वैसे करना, ऐसे करना है। ठीक है, समझना है जरा इसको। तो आइए थोड़ा सा बस एक एग्जांपल मैं दूंगा, उससे ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। देखिए, क्योंकि मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से मैंने कवर किया, तो फिर यहाँ पे टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, सिंपल सा आपको बेसिक लाइफ से ही रिलेट करके मैं समझाता हूँ। अगर आप क्या करते हो, साइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल ऐसा चीज है जो सड़क पे भी चल सकता है, ठीक है, ग्राउंड पे भी चल सकता है, मतलब कहीं पे भी, व्हाट एवर प्लेस, थोड़ा सा भी प्लेस होगा तो आप वहां पे साइकिल को चला सकते हो। ठीक है, साइकिल ही नहीं, फोर व्हीलर भी ले लो। फोर व्हीलर के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए, ठीक है, ग्राउंड चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम ट्रेन का एग्जाम्पल लें तो क्या ट्रेन सड़क पे चल सकती है, आप बोलोगे नो सर। ट्रेन ग्राउंड पे चल सकती है, आप बोलोगे नो सर। तो ट्रेन के लिए क्या चाहिए बच्चों, ट्रैक चाहिए। क्या चाहिए, ट्रेन के लिए ट्रैक चाहिए। समझ में आ गया, ट्रेन के लिए क्या चाहिए, ट्रैक चाहिए। ये जो ट्रैक चाहिए वही क्या है, इस पे कांस्टेंट अप्लाई हुआ। कौन कौन सा कांस्टेंट अप्लाई हुआ है, कि ये एक रोड पे नहीं चल सकता, ये इसके पास कांस्टेंट हो गया, मतलब ये इसके पास कंडीशन हो गई। बात समझ रहे हैं, कि रोड पे नहीं चलेगा, ट्रेन क्या होगा, रोड पे नहीं चलेगा। ठीक, और क्या हो सकता है बच्चों, ग्राउंड पे नहीं चलेगा, ग्राउंड पे नहीं चलेगा। समझ में आया ना बात। ठीक है, ये ट्रेन का एग्जांपल हो गया। और भी कुछ कांस्टेंट लग रहा है, कहीं पे भी ये नहीं चल सकता, बस ओनली ट्रैक पे ही चलेगा। ठीक है, साइकिल है तो साइकिल कहीं भी चल। अच्छा, फोर व्हीलर की बात कर ले हम लोग, क्या होता है, फोर व्हीलर की बात हो रही है। तो फोर व्हीलर क्या होती है, रोड पे चल सकती है, ठीक है, ग्राउंड पे चल सकती है, लेकिन इसका भी कुछ कांस्टेंट होगा। अगर रोड मान लो पतली है तो नहीं चल सकती। अगर रोड क्या है बच्चों, पतली रोड है, सकरी रोड है, नैरो रोड है, पतली रोड है, तो क्या ये चल पाएगी फोर व्हीलर, नहीं। तो ये जो पतली रोड है वो क्या है, फोर व्हीलर के लिए कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया, कांस्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब जो उस पर कंडीशन लग जाता है वही कांस्टेंट है। जैसे आप क्या हो, मान लो आप बीएससी के स्टूडेंट हो, ठीक है, बीएससी के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। आप लोग इसमें दो सब्जेक्ट को चूज करते हो। अगर यूनिवर्सिटी के होगे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के, तो दो सब्जेक्ट चूज करते होगे, और एक सब्जेक्ट को क्या करते हो बच्चों, लीव कर देते होगे, छोड़ देते होगे। बात समझ रहे हो, एक सब्जेक्ट को क्या करते होगे, लीव कर देते होगे। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, रिटन पे नहीं। वन सब्जेक्ट को क्या करते हो, लीव करते हो। तो ये जो लीव करते हो बच्चों, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। बात समझ में आ गई। आप फ्री थे अभी तक पढ़ने के लिए तीन सब्जेक्ट को, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, आपके पास थर्ड ईयर में कांस्टेंट लग गया। कांस्टेंट लग गया या कंडीशन लग गया। वो कंडीशन क्या है, कांस्टेंट क्या है,
कि आपको ओनली 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और एक सब्जेक्ट को आपको छोड़ना है। तो जिसको छोड़ना होता है वही क्या होता है, कांस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अगर आपने क्या कर लिया, फिजिक्स मैथ ले लिया, तो सी क्या हो जाएगा आपके लिए कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर आपने केमिस्ट्री मैथ ले लिया, फिजिक्स छोड़ोगे तो वो हो जाएगी वैल्यू कांस्टेंट। बात समझ में आ गई इतनी? क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखिए कांस्टेंट को और डिटेल चाहिए तो मैंने वीडियो बना रखा है, फिर यहाँ पे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि वो कोई भी चीज कितनी आसानी से, ठीक है, जिधर चाहे उधर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे आपको डेली लाइफ से मैं रिलेट करके इसको समझाता हूँ। FREEDOM सही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसको मैं डेली लाइफ से समझाता हूँ। सपोज करिए आप ही हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स क्या हो, बहुत टाइट है। तो आपके पेरेंट्स करते हैं बेटा बस केवल कॉलेज से, ठीक है, और सीधे घर, कॉलेज से घर तक ही जाना है, और फिर घर से, सॉरी, मतलब घर से कॉलेज जाना है और कॉलेज से घर तक ही आना है, कहीं और नहीं जाना है। बात समझ में आया? कहीं और नहीं जाना है। आपकी फ्रीडम क्या हो गई, कम हो गई। फ्रीडम क्या हो गई, कम हो गई। आप बोलते भी हो अरे यार मेरे घर में तो फ्रीडम ही नहीं है, ठीक है, मम्मी पापा तो मुझे फ्रीडम ही नहीं दिए हैं, बस कॉलेज से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, ठीक है। बट वहीं पे आपका एक और फ्रेंड है जो क्या करता है, ये हमारे पास कॉलेज और ये हमारे पास क्या है, घर। तो वो घर से क्या होता है, कॉलेज भी जा सकता है, घर से क्या कहाँ जा सकता है, पार्क में भी जा सकता है, ठीक। घर से कहाँ जा सकता है, पार्टी करने भी जा सकता है बच्चों, ठीक है। घर से कहाँ जा सकता है बच्चों, सिनेमा देखने भी जा सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इसके पास क्या होगा बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी। क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी बच्चों, इसके पास ज्यादा होगी, ठीक है। और इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, कम हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब वो कितनी आसानी से मूव कर सके। ये तो मेरी डेली लाइफ के यूज में हो गया। अब जरा इसको फिजिक्स में समझते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों, फिजिक्स वाले सेंस में। देखिए बच्चों फिजिक्स वाले सेंस में क्या होता है, कोई भी सिस्टम बना होता है, सपोज करिए ये कोई सिस्टम है, सिस्टम का मीन्स कुछ भी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स या मालिक्यूल होते हैं। सपोज करिए ये पार्टिकल्स हैं या मालिक्यूल्स हैं। तो ये मालिक्यूल्स और पार्टिकल कितनी आसानी से कितना मूव कर रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वही उनकी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे सपोज करिए ये मैंने प्लेन बना रखा है बेटा, प्लेन और स्पेस में हमेशा अंतर समझिएगा, ये हो गया एक्स और ये होगा वाई, एंड दिस इज द वाई। ये एक्स वाई प्लेन में मैंने एक प्लेन रखा है, यहाँ से कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल का अगर पोजीशन निकालोगे बच्चों यहाँ से, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा एक्स कामा वाई। तो आप बोलोगे सर इस पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2, क्योंकि ये एक्स में भी जा सकता है और वाई में भी जा सकता है। क्लियर है? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2। वो भी कैसा होना चाहिए बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। अगर एक्स बढ़े तो कोई जरूरी नहीं है कि वाई भी बढ़ेगा। वाई क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। अगर यही पॉइंट सपोज करिए मैंने यहाँ ले लिया ये वाला पॉइंट, अब यहाँ से मैं ये मिला दिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक्स यहाँ पे लिया, वाई यहाँ पे लिया। सपोज करिए यहीं पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ से मिला दिया। अब देखिए अब तो वाई सेम है ना, लेकिन एक्स बदल गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि वाई भी घटे हीगा, मतलब इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। जिसको जिधर मर्जी हो, एक्स जितना बढ़ जाए घट जाए, वाई जिसको जितना मर्जी हो बढ़ जाए घट जाए। तो अब क्या करना है हमको, इसमें कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों, 2, और वो भी कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। ऐसी कोई फ्लाइंग बर्ड है बच्चों, क्या है, फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड हमको पता है ना, स्पेस में उड़ती है, आसमान में उड़ती है। तो उसके पास सपोज करिए यहाँ पे उड़ रही है बर्ड्स। अगर इसको हमको क्या करना, पोजीशन पता करना है, तो मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई बच्चों, 3। बात समझ में आ रहा है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी मैंने एक वीडियो में अलग से सेपरेट बना रखा है, उसको वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा।
और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। आइए अब हम लोग करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने दे रखा है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब इट्स मोशन। ठीक है, मतलब किसी भी मतलब सिस्टम का या पार्टिकल का अगर वो मोशन कर रहा है तो उस मोशन को हमको डिस्क्राइब करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट पता है ना आपको, एक्स वाई जेड, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फिर क्या होता है आर थीटा फाई, ऐसे भी होता है। ठीक है, रो थीटा फाई। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन में, सिलिंड्रिकल में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेट, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वही कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए, वही मेरी क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, व्हेन ए सिंगल पार्टिकल मूव इन स्पेस, स्पेस की बात कर रहा है तो इसकी बस कितनी फ्रीडम हो जाएगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे, सपोज करिए ये स्पेस हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ मिला देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी एक्स कामा वाई कामा जेड। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या कर रहा है, यहाँ फ्लाइंग बर्ड्स भी आपको एग्जांपल दिया है। व्हेन ए सिंगल पार्टिकल मूव इन ए प्लेन, बेटा प्लेन तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, मैंने बता चुका है जस्ट अभी पीछे। फिर क्या कर रहा है, ए बिट स्लाइडिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कोई बिट्स है ये स्लाइडिंग कर रहा है इसी स्ट्रेट लाइन पे, तो इसकी क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 1, वो भी कितने डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे देखिए, अभी जनरलाइज कोऑर्डिनेट समझ में आएगा, डोंट वरी। ये जो लिखना आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट में मैटर वो मैं बता रहा हूँ क्या करना। आगे देखिए, कंसीडर, वो क्या करना है, कंसीडर करना है एन पार्टिकल फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बच्चों, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए क्या होता है कि अगर हमने कहा कि एक फ्लाइंग बर्ड है, क्या है, एक फ्लाइंग बर्ड, ठीक, उसके पास कितना है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम। तो 2 बर्ड्स हैं तो कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 3 इसके 3 इसके, 3 बर्ड्स हैं तो कितनी हो जाएंगे 9। अगर ऐसे ही बच्चों कितनी बर्ड्स हैं, n बर्ड्स हैं तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर हो गया, कोई डाउट। ठीक है, ये मैक्सिमम है पक्षी का निकालने के लिए, हमें बताया ना यहाँ पे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड चाहिए हमें। अरे नहीं इमेजिंग कर पा रहे हो तो आप अपना घर ले लीजिए, घर लीजिए 3D बनाइए उसको। ठीक है, 3D इमेजिंग करने क्या होगा बच्चा, तभी समझ में आएगा थोड़ा सा। ये देखो अब यहाँ पे कोई पॉइंट लो ना, अब कैसे मिलाओगे बताओ, अपने घर में कहीं पे भी पॉइंट डाल दो, पंखा पे लटका है ना, अपने घर में पोजीशन देखो पंखे की, ठीक है ना, वो आपको 3D में पता चल जाएगा, उस वहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आएंगे ही आएंगे। ओके, मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले पे, वहाँ देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, अब कह रहा है कि इफ के कांस्टेंट प्लेस ऑन द सिस्टम, कांस्टेंट क्या होता है, मना करना, तो मैंने मना कर दिया कितना के, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एफ इक्वल टू 3n माइनस के। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, अगर आपको फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री पढ़ना है तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, कितना हो गया बच्चों 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपको केमिस्ट्री छोड़ना है, क्या पढ़ना है, फिजिक्स मैथ, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बच्चों 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कांस्टेंट कितना आप अप्लाई हो गया 1, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से चीजें हमको क्या करना है, समझना है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई कर दिया के। ठीक है, इसको भी मैंने समझा रखा है। दीज f number of minimum independent coordinate required to describe, ठीक है, configuration and motion of mechanical system are called generalized coordinate and it is denoted by the q1 q2 q3 dot 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 qf। यही जो मिनिमम नंबर ऑफ आपको रिक्वायर्ड हो रहा है, ये जो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड हो रहा है कोऑर्डिनेट, वो भी इंडिपेंडेंट, वही मेरा क्या है, आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कैसे, आइए और थोड़ा डिटेल इसको डीप में चलते हैं। ठीक है, आसानी से समझ में आएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, समझाना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए अब हम जरा समझते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या चीज है।
ठीक है, देखिए अगर आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया x एंड दिस इज द y, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया p जिसकी वैल्यू है x कामा y। क्लियर है? तो ये जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितना है बच्चों, बता दीजिए, फटाफट बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चों, इसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अब मैंने क्या कर दिया, इस पे कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। कांस्टेंट क्या अप्लाई किया कि पार्टिकल को, इसको भी आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, पार्टिकल मूव इन, क्या होगा बच्चों, सर्कुलर पाथ, क्या होगा बच्चों, सर्कुलर पाथ। ये मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। अच्छा चलिए, अब जरा कांस्टेंट अप्लाई हो गया, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी बच्चों, 2। जब यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा तो फिर मैं वही डायग्राम एक बार और बनाता हूँ और तब मैं उसको ड्रा करूंगा। ये हो गया हमारे पास पॉइंट P, x, y। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, पार्टिकल मूव इन द सर्कुलर पाथ। आइए इसको जरा कांस्टेंट अप्लाई कर दिए, ये हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब हमने पॉइंट P पे क्या कर दिया, कांस्टेंट अप्लाई कर दिया बच्चों। अब जब कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, तो जब आपको पता ही है जब कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है बच्चों, घट जाती है। ठीक, तो घट गई। अब जब घट गई तो देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस तो मेरा r है जो कि इसका रेडियस होगा, ये जो डिस्टेंस है बेटा थीटा, ये जो डिस्टेंस है थीटा, ये भी तो इस पार्टिकल का पोजीशन बता सकता है। आप कहेंगे सर कैसे, बताइए जरा हमें। हम कहेंगे अच्छा ठीक है बेटा, लो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको अलग से। पहले पार्टिकल क्या है यहाँ पे, तो थीटा क्या बना यहाँ पे। अब पार्टिकल है यहाँ पे, थीटा क्या बना यहाँ पे। अब पार्टिकल है यहाँ पे, थीटा क्या बना यहाँ पे। अब पार्टिकल यहाँ पे, थीटा क्या बना यहाँ पे। अब पार्टिकल यहाँ पे, थीटा क्या बना यहाँ पे। अब पार्टिकल यहाँ है, थीटा क्या बना यहाँ पे। मीन्स थीटा से भी हमें पार्टिकल का पोजीशन पता चल सकता है। क्लियर हो गया? और इस एक्स वाई से भी हमें पार्टिकल का पोजीशन पता चल सकता है। इतनी बातें समझ में आ गई? तो जो ये है जो एक्स वाई है बच्चों, ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्या हो गया बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। और जो थीटा हो गया बच्चों, ये जो थीटा हो गया, यही मेरा क्या होता है, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर हो गया कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे भी हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल का जो मोशन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो ये थीटा निकल के आया, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इससे भी क्या होगा, पार्टिकल का पोजीशन हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। बट ये देखिए क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे कितनी है बच्चों, मिनिमम हमको चाहिए थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब ये मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हैं जो हमारा किसी भी सिस्टम का मोशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी मिनिमम ऑफ मतलब मिनिमम कोऑर्डिनेट ये जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? आइए एक और एग्जांपल में देता हूं आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, पेंडुलम का एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे क्या है बच्चों, पेंडुलम लगा हुआ है, ये आपके पास पेंडुलम है। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे और क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस पे क्या है, कांस्टेंट अप्लाई है। तो कांस्टेंट अप्लाई है, तो सपोज करिए इसका पोजीशन पता करना है, तो किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया हमारे पास आर, ये हो गया मास। ठीक है, कहीं पे भी मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे हो, तो यहाँ पे भी मुझे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आसानी से। जो भी कोऑर्डिनेट होगा, सपोज करिए एक्स वाई प्लेन में अगर है तो प्लेन में ही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो है बच्चा, ये क्या है, थीटा। ये भी बता सकता है कि ये पेंडुलम कहाँ पे है। क्लियर हो रहा है? अगर सपोज करिए ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये बता देगा मेरा कि पेंडुलम कहाँ पे है। अगर ये सपोज करिए यहाँ पे है, ये बता देगा थीटा। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे है तो ये क्या बता देगा, थीटा। ये यहाँ पे है तो ये क्या बता देगा, थीटा।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मीन्स यहाँ पे जो हो जाएगा थीटा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। मतलब इस कोऑर्डिनेट से भी हमें इसका मोशन का पता चल सकता है। और ये जो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इससे भी क्या हो सकता है, मेरा पता चल सकता है। और दोनों लिंक होते हैं बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट कितना है, क्या है, सारी चीजें। ठीक है, एक और मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लोग दे दें कि सपोज करिए यहाँ पे तीन हमने क्या कर लिया है, ऐसे बॉल ले लिया, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 3। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से, इसके पास क्या हो जाएगा 3n, मतलब कितना हो जाएगा 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे, 1, 2 और 3। इसको हमने क्या किया, रॉड से बांध दिया, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 9, ये हो गया के। अब एफ की वैल्यू चाहिए मेरे, तो क्या मिलेगा, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो ये जो मिनिमम कांस्टेंट अप्लाई करने के बाद मिल रहा है बच्चों, आफ्टर अप्लाइंग द कांस्टेंट, जो अप्लाई करने के बाद हमें जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसको हम याद कर लें, ये थीटा ये मिल जाएगा, एक थीटा यहाँ से, एक थीटा यहाँ से, और जो बीच का जो इसका सेंट्रॉइड होगा उसकी पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई और जेड। तीन कोऑर्डिनेट ये, तीन कोऑर्डिनेट ये, यहाँ पे 6 हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कुछ ये थोड़ी ना कि थीटे में ही होगा, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, बस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हमको देखना है कि मेरे पास 6 हो गया, जो मुझे 9 चाहिए था वो अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6। ठीक है, अब फाइनली अगर हम बात करें आपसे कि जो चीजें हैं ये क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कि यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट है देख रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को अप्लाई करिए, इसके बाद जो भी मिनिमम कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब करने के लिए मोशन को, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपके पास, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग Q1, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, K1 Q2 डॉट 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 QF, F क्या हो गया हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब कह रहा है क्या, यू कैन एक्सप्रेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम इन द फॉर्म ऑफ दिस। ऐसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 2 3 4 5 डॉट 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 जहां तक चला जाइए एफ तक है। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं, क्या है, आर आई वेक्टर पोजिशन वेक्टर है, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, पोजिशन वेक्टर है। पोजिशन वेक्टर समझ में आता है ना, पोजिशन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग आर आई, आप लोग लिख पढ़े भी होगा मैथ में, अगर कोई मान लो करते हो एक्स, तो एक्स जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, मान लीजिए पी कामा क्यू का। इस तरह से चीजें हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो ये जो आर आई पोजिशन वेक्टर, ये पोजिशन वेक्टर किसका फंक्शन हो गया, Q1 Q2 Q2 Q डाटा डाटा जो भी होंगे कोऑर्डिनेट्स, इसके हम लोग सिस्टम बन गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। जो Q1 Q2 है बच्चों वो कोऑर्डिनेट ही है आपका। ठीक है, किस तरह का कोऑर्डिनेट है, सपोज करिए जैसे आप एक्स वाई जेड ड्रा कर रहे हो बच्चों, वैसे ही ये भी क्या कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। सपोज करिए ये क्या हो गया Q1, ठीक, ये क्या हो गया Q2, ये क्या हो गया Q3, इस तरह से समझिए। ठीक है, ये क्या हो गया Q4, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इस Q1 के अंदर बता, इस Q1 के अंदर क्या है, इस Q1 के अंदर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा R1 R2 R3 R4 R5 डॉट 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 क्या मिलेगा, आर एफ। बात समझ में आया ना, जो लिखा गया था बच्चों कि आर आई बराबर आर आई Q1 Q2 Q3 डॉट 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 क्या है QF, इसका मतलब समझिए, आई बराबर सबसे पहले क्या करिए, आपको 1 पुट करिए, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए R1, R1 बराबर क्या मिलेगा, R1 क्या मिलेगा Q1 Q2, समझ रहे हैं, Q3, इस तरह से चीजें मिलेंगी। बात समझ में आ गया। अब उसको बदलना भी होगा तो बदल सकते हैं, Q1 जब करेंगे तो पूरा R1 से लेके RF तक चला जाएगा जो मैंने लिखा है, फिर ऐसे क्या करेंगे R2, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा फिर Q1
Q2 डॉट 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 QF। फिर ऐसे क्या हो जाएगा R3, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा R3 Q1 Q2 Q3 डॉट 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 QF। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं इसको समझाऊं, एक और स्लाइड ले लेता हूं, इसी पे समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए सपोज करिए ये है यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगी बच्चों, इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया R1। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी R1 के अंदर हम करना चाहें तो Q1 Q2 Q3 कर देते हैं। ठीक है, एक अलग स्लाइड ले लेते हैं। ठीक, उसको समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है बच्चों R1 है। इस R1 है तो इस पर कितने कोऑर्डिनेट्स हैं Q1 से लेके QF तक है, ऐसे समझिए। एक और हमने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ले लिया R2, जिसपे कौन से पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं Q1 से लेके QF तक है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है बच्चों F है, तो F तरीके से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आ? यहाँ पे जो पार्टिकल है R1 पोजीशन वेक्टर पे, R1 दूरी पे, R1 पोजीशन पे, इसके कितनी तरह से मूव कर सकता है, Q1 से लेके QF तक मूव कर सकता है। क्लियर हो गया? फिर ऐसे ही मैंने सपोज करिए मैंने ले लिया R3 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का हो गया। ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ये Q1 Q2 Q3 डॉट 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 QF तक मूव करेगा आसानी से। ठीक है, ऐसे ही मैंने सपोज कर लिया क्या ले लिया, R4 वेक्टर ले लिया, ये कहाँ तक मूव करेगा, Q1 वेक्टर Q2 वेक्टर Q3 वेक्टर डॉट 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 QF वेक्टर तक क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर हुआ, एक एक बातें समझ में आया? तो वही सारी चीजें यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया। आ गया समझ में जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? चलिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने सिंपल सा लिया है, जो हम बता सकते थे कि यहाँ पे दोनों को क्या होता है, इंटर रिलेट कर सकते हैं। ये पार्टिकल मास ले लिया, उसमें हमने कांस्टेंट अप्लाई कर दिया कि जो वायर जो पार्टिकल्स वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन पे मूव करेगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा क्या होगा, कैन बी एक्सप्रेस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये जो हो गया मेरा थीटा, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज करिए वाई हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास एक्स है ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू क्या होगी बच्चों वाई, तो ये भी क्या हो जाएगी एक्स। यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, हमको पता ही है कॉस थीटा बराबर ये थीटा हो गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर, तो ये हमारे पास क्या हो गया आर हो गया, तो ये मेरे पास मिल जाएगा एक्स बटे आर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ऐसे ही वाई बराबर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। मतलब ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्या है बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। और ये क्या है बच्चों, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये भी क्या है बच्चों, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेट है। कैसे, आप ऐसे कर दीजिए, आपको पता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये भी नोट कर लीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो सीधे सीधे मिल गया मुझे आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। समझ में आया? तो ये क्या है, इंटर रिलेट भी है। देखिए कार्टेशियन से जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट से क्या हो जाएंगे हमारे पास, सॉरी जनरलाइज कोऑर्डिनेट से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आर आप सोच रहे होगे सर तो बताएं केवल थीटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आर कहाँ से बता दिए। तो बेटा आर ये है कि यहाँ पे ये भी मान लो दो कांस्टेंट अप्लाई कर दिए। पहला कांस्टेंट क्या कर दिए अप्लाई, मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज आपको डाउट में ना रहे। ठीक, कांस्टेंट फर्स्ट अप्लाई किया सर्कुलर मोशन, दूसरा अप्लाई कर दिया डिफरेंट आर, डिफरेंट आर, तो हो सकता है ना, अब यहाँ पे ऐसे मोशन करेगा, यहाँ पे ऐसे मोशन करेगा, थीटा कुछ भी हो। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या कर सकते हैं, हम लोग रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट्स भी आप लोग क्या करिएगा, मेंशन कर लीजिएगा नोट्स में। ओके, चलिए इसके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या, सिंपल सा वही चीज है बेसिक जनरलाइज कोऑर्डिनेट का आपने देखा, जहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वहां पे एक मिल रहा है मुझे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, मतलब सिंपल होगा इक्वेशन। ठीक है, कोई इक्वेशन मान लीजिए एक्स वाई जेड है, और किसी इक्वेशन में केवल एक्स और वाई ही है, तो इससे क्या होगा, ये सिंपल होगा ना, क्योंकि कम है। इससे भी छोटा केवल एक्स मिल गया, या केवल वाई मिल गया, या केवल जेड मिल गया बच्चों, तो वो और इजी हो जाता है मेरे लिए इक्वेशन।
तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का एडवांटेज यही है कि वो क्या करता है, जो भी हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं उसको ईजी बना देता है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। जो रिड्यूस कर देता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है कोई भी चीज़ को सॉल्व करना। वही चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया है नोट्स के फॉर्मेट में। द चॉइस ऑफ सुटेबल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मेक द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर द प्रॉब्लम। The equation of motion can be solved independently of each other because generalized coordinate for all independent coordinates having no effect on the them. ओके, क्लियर हो गया। आसानी से बस यही है, क्योंकि इजीली सॉल्व कर सकते हैं और जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। क्लियर हुआ। आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।